अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं कमर मेकन और हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ अली बुखारी साहब सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो गहमा गहमी है वो बढ़ती जा रही है। इनसे जानेंगे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इस वक्त बड़ी टाइट पोजीशन में नज़र आ रही है। सर, आपको क्या लगता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई बोल्ड फैसला ले पाएंगे या ये जो प्रेशर बिल्ड किया गया है हुकूमत और पीडीएम की तरफ से, इसमें हुकूमत और पीडीएम कामयाब होती नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो यह है जी कि मेरा अपना पर्सनल व्यू यह है कि सुप्रीम कोर्ट कभी परेशान नहीं होती, क्योंकि उन्होंने डिस्प्यूटेड इश्यूज़ के ऊपर ही डिसीजन देना होता है। उनका काम है, उनके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि एज़ पर लॉ और एज़ पर जो आपका इंसाफ है जस्टिस को प्रिवेल करते हुए वो डिसाइड करें। इसलिए ना ही कभी सुप्रीम कोर्ट अंडर प्रेशर होती है, ना ही सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि उन्होंने डिसीजन करना होता है इनसाइड द कोर्ट, जो इम्प्लीमेंट होता है आउटसाइड द कोर्ट। और ये जो अभी की पोजीशन है, प्रेजेंट करंटली पोजीशन है, वो तो सबको पता है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी बका की जंग हो रही है। ये किसी फर्द वाहिद की नहीं है, ये किसी की ज़ात की नहीं है सर। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है फिर तो कुछ भी नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा, उसको जो प्रोटेक्ट करना है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन करनी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं करनी है, तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सर, ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जॉब डिस्क्रिप्शन या उनका काम या उनका जो एक तरीक़ाकार है काम करने का, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस वक्त हालात इसके बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। पार्लियामेंट हर फैसले को मुस्तरद कर रही है। कल भी हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हम मुज़ाहमत करेंगे हर तरह से जितनी हम कर सके, फिर रात देर गए मुज़ाकराती टीमें बनाने की कोशिश की जा रही। कानून और आइन का जो दायरा कार है उसमें रहते हुए तो कोई इस वक्त काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बड़ी अनप्रडिक्टेबल सी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद में इतनी देरी क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या आपको समझ आती है? देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद देर हो या जल्द हो, अल्टीमेटली दुरुस्त होगा वो। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख देख लें आप, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, और इम्प्लीमेंट भी हुआ, एग्जीक्यूट भी हुआ, और वो जेल भी गए, उन्होंने कन्विक्ट भी हुए, और उसके बाद आज तक वो जो है अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। इन द केस ऑफ वो फॉर एवर ताहयात नाअहल, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था ना, और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, और यही पार्टी थी, इन्हीं की हुकूमत थी, यही शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे। इम्प्लीमेंट तो भैया होता है। ये कान इधर से पकड़ें या इधर से पकड़ें, अल्टीमेटली तो आपको एग्जीक्यूशन करनी ही पड़ेगी। आप नहीं करेंगे, आपकी जगह कोई और करेगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो सरकारी मशीनरी होती है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो सारी सारी मिनिस्ट्रीज चला रहे होते हैं, वो इस स्टेज पे आके अपने कैरियर की इस जगह पे आके कभी नहीं चाहेंगे कि आके हमें स्टिग्मा लग जाए और हम अपने कैरियर के टॉप एंड पे आके सजा के मुस्तहिक हो जाए। ऐसे होता भी नहीं है वो, क्योंकि वो स्टेट के मुलाजम होते हैं, वो किसी फर्द वाहिद के नहीं होते, किसी पार्टी के नहीं होते। और स्टेट की डेफिनेशन आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पहली बात। तो दूसरा क्वेश्चन आपने किया, एग्जीक्यूट नहीं होंगे ऑर्डर्स, इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, तो भाई इसीलिए हुए नजर नहीं आ रहे, अभी तक भी नहीं हुए होंगे। हाँ। ये मैं तो समझता हूँ होंगे और हुए भी। यही कुछ किया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी, जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के चैलेंज में जो ऑर्डर्स रिसेंट पास में आए हुए, मैं उनकी आपको हवाला दे रहा हूँ। उसके अंदर बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी चीफ जस्टिस की, जो इम्प्लीमेंट नहीं की, क्योंकि आसफ अली जरदारी उस टाइम सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं होने दी, और उसकी भेंट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चढ़े और वो डिस्क्वालीफाई हुए, और वो 5 साल के लिए नाअहल भी हुए। तो द थिंग इज कि वो सिटिंग गवर्नमेंट्स की बात है, अभी भी सिटिंग गवर्नमेंट है, और मैं समझता हूँ कि अगर इनमें कोई अकल शऊर हुई, या इनके एडवाइजर्स को कुछ लीगल एस्पेक्ट्स का पता हुआ, या उन्होंने हक पे रहते हुए मशवरे दिए, खाली उनके कहाँ में हाँ ना मिलाई, तो कभी नहीं इस कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे, इस जंग में नहीं पड़ेंगे, और उन्हें कहेंगे एज पर लॉ इम्प्लीमेंट करें। और एज पर लॉ इम्प्लीमेंट होना है। अच्छा, आप इलेक्शन से भागना क्यों चाहते हैं? आप यहाँ बाहर खड़े हो जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन तो इमरान खान साहब को अल्लाह जिंदगी से दे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक सेक्शन, आर्टिकल आम फैम इंसान को ही बता दिया है। अब आप यहाँ बाहर खड़े हो जाएं, आपके ये जो पब्लिक में लोग, आपके आम हॉकर्स हैं, आपके जो लोअर तबके के लोग दिहाड़ीदार हैं, उनसे भी पूछें, वो भी कहेंगे भाई 90 दिन में लगे होने। तो ये एक डेवलपमेंट होती है, ये एक एहसास होता है, ये एक रोशनी है जो उजागर होती है। लोगों को जब अपने राइट्स पता लग जाए तो भाईजान उनके राइट पे, उनके हक पे डाका कोई नहीं मार सकता। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, जो कि ना होते हुए नज़र आए। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर्स दिए पहले, फिर डेट चेंज हुई, फिर 14 मई तक आ गई, तो 90 रोज़ वाली जो आईनी एक मुद्दत थी वो तो ख़त्म हो चुकी। पीटीआई का इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग स्टांस नज़र नहीं आया कि
वो इसके ऊपर खड़ी हुई नज़र आए कि 90 रोज़ में इंतखाबात का कहा गया है और 90 रोज़ के अंदर ही इंतखाबात होने चाहिए, जबकि उन्होंने इससे पीछे हटते हुए कहा कि ठीक है जो आगे डेट जा रही है हम उसके ऊपर इंतखाबात है। तो ये असूली मौक़िफ़ से पीछे हटती हुई नज़र आई। पीटीआई अपने असूली मौक़िफ़ पे खड़ी है जी, क्योंकि हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं एज अ पीटीआई वर्कर कि जो इलेक्शंस हैं वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होने चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन अब आपको हमसे ज़्यादा पता चल चुकी है कि इट शैल बी कंडक्टेड विद इन द 90 डेज। 90 दिन नहीं होगा, 88 डेज भी हो सकते हैं, 80 डेज भी हो सकते हैं, विद इन वर्ड यूज हो गया। अब आप जब हम हमारा स्टांस कहते हैं उसके बाद एक शेड्यूल इशू हो गया पंजाब में, ठीक है। मैंने अभी उस दिन देखा कि केपी वालों की तरफ से भी पटिशन आ चुकी थी पहले, कल एक फवाद भाई ने भी पटिशन डाली जो आपकी केयर टेकर सेटअप है। मुझे आप मैं हैरान हूँ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, एक चीज़ है वो जो केयर टेकर सेटअप बैठा है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का मजाज है वो हो गया। अब मैं इस चीज़ पे बिल्कुल लीगली कंफर्म हूँ और मेरा ये बिल्कुल फेट है, और मैं अपना लीगल विजडम के तहत ये बात आपको बता रहा हूँ, मेरी अपनी पर्सनल विजडम के मुताबिक, कि अगर अभी आपका सीएम जाता है, सीएम पंजाब, और उसको आगे से जो गेट कीपर होता है नहीं खुलता, कहता है भाई यू आर नो मोर चीफ मिनिस्टर, तो वो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज नो मोर सीएम। बिल्कुल। तो बात यह है कि अब जो हमारा स्टांस है 90 डेज का, एक शेड्यूल अनाउंस हो गया, एक लड़ाई पड़ गई, लड़ाई पड़ने के बाद 90 डेज को अभी भी आपने याद हो तो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे आर्टिकल 190, 191 का हवाला भी दिया, उसके साथ प्रीवियस ऑर्डर्स के चीफ साहब ने दिए। वो किसको सुनाया उन्होंने? वो सिटिंग गवर्नमेंट को बताया उन्होंने कि भाई बात यह है कि अगर ऐसे करेंगे तो इसके अंदर ऐसे ऐसे हो चुका है। जो उनका प्रीवियस ऑर्डर है 3 तारीख का वो इम्प्लीमेंट करना है, इन्होंने नहीं किया, इलेक्शंस कराएंगे। और मैं इस चीज़ पे बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि एट द टॉप एंड कल मेरी तरफ से, फैसल साहब की तरफ से, फवाद साहब की तरफ से, फराज की तरफ से, किसी की तरफ से भी भाई बैठे हमें कोई पटिशन डाल देगा, कोई मैन पाकिस्तानी डाल देगा कि सर ये 90 दिन वायलेट हुआ तो इनको आर्टिकल से क्यों नहीं लग रहा है इनके? बिल्कुल ऐसे ही किसने बनाया हुआ आर्टिकल? उसका और मकसद क्या है? देखिए वो किसी मर्डर के केस के लिए नहीं है, वो किसी थेफ्ट के केस के लिए नहीं है, वो किसी रॉबरी के केस के लिए नहीं है, वो हर्ट के केस के लिए नहीं है, वो स्पेसिफिकली मेंशन है फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी तोड़ेगा उसके ऊपर। और आपने लगाया, अच्छा मुशर्रफ साहब पे लगा वो आर्टिकल 6 क्यों लगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ना क्या होता है? जो उसका रिटन फॉर्म में है, जो उसका ट्रू लेटर एंड स्पिरिट है, आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसका मतलब है कि आपने कानून दस्तूर पाकिस्तान को तोड़ा। अच्छा मेरा आखिरी सवाल, आज मामला आर्टिकल 6 की तरफ ना अहलियों की तरफ क्या जाता हुआ आप देख रहे हैं, और दूसरा निगरान हुकूमत और वज़ीर आज़म क्या आइनी तौर पर मजाज है या कोई रखते हैं जवाज़ हुकूमत में रहने का? क्योंकि मनी बिल के बाद आइनी तौर पर तो वज़ीर आज़म साहब भी जो है सवालिया निशान। 2 चीज़ें मैंने आपको पहले बताई। पहला तो ये है कि आपका जो केयर टेकर सेटअप है वो कहते होते हैं हमारी लीगल टर्मिनोलॉजी में, इट हैज डाई इट्स ओन एंड नेचुरल डेथ, ठीक है। उसका मकसद ये होता है कि आप कानूनी तौर पे अपना टेन्योर पूरा करके आप जा सकते। अब आ जाते हैं पीएम की तरफ। अब पीएम साहब के ऊपर जब आपका मनी बिल, आपको याद होता है एक पीटीआई गवर्नमेंट में भी आया था जो एक वोट से क्लियर हुआ था, और उस टाइम यही अपोजिशन में आती थी कि जी ये एक वोट से हुआ है और ये हुआ। मनी बिल जब भी आपका रिजेक्ट होता है तो आपका मतलब है कि आप मनी बिल के बाद गवर्नमेंट रिटेन नहीं करते, ठीक है। आपको दोबारा एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन प्रेजेंटली करंटली ना आपका केयर टेकर सेटअप मौजूद है लीगली, और ना आपका प्राइम मिनिस्टर फाइनेंशियल बिल रिजेक्ट होने के बाद वहाँ पर। आज कार्रवाई किधर जाती हुई आप देख रहे हैं? ना अहलियाँ या कोई आर्टिकल 6 जैसे आप कह रहे हैं कोई ऐसा मामला होने जा रहा है? देखें मेरा अपना व्यू ये है कि अल्टीमेटली ये सारे मामला चलते चलते आज हम बोटल नेक पे पहुँच गए। इसके ऊपर जो है ना ढकना लगा, डू एंड डाई वाली सिचुएशन आप कह सकते हैं। अब बोटल नेक से मुराद ये है मेरा कि अब हमने सारी चीज़ें वो प्रो के हम एक आर्गूमेंट्स के बाद फाइनल डिसीजन पे पहुंच गए। तो फाइनल डिसीजन मैं नहीं समझता हूँ लीगली स्पीकिंग इसके अलावा और कुछ हो सकता, ठीक है ना। तो आपका डिसीजन क्या आएगा? आपका डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो ये अंडरस्टूड है।